हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो आज है 6 जनवरी 2024। आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में आज करेंट अफेयर्स भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के डिस्कस करेंगे। तो अब डेली बेसिस पे ऐसा ही रहेगा, करेंट अफेयर साथ में न्यूज़पेपर डिस्कशन भी आपका डेली बेसिस पे चलता रहेगा। ठीक है, मैं टाइम फिक्स कर रहा हूँ अब डेली के शाम के, यानी कल से शाम को 7 बजे से आपका डेली ये वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, लेक्चर शाम को 7 बजे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमारा पहला आर्टिकल है नेवी थ्वाट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। फिर इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3%। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ये बताया है कि हमारा जो जीडीपी है वो 7.3% का ग्रोथ दिखाने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2023 टू 24 का ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा समाप्त होगा इसमें। ठीक है, और जहाँ तक आपको पता ही होगा आरबीआई ने बोला है 7.2% का ग्रोथ रेट होने वाला है। तो ये तो मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसमें तो मालूम चल ही जाएगा क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो यहाँ है कि नेवी थ्वाट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। थ्वाट्स क्या हो गया? थ्वाट्स होता है अनसक्सेसफुल कर देना, यानी विफल कर देना। तो हाईजैक करने की कोशिश हो रही थी जिसको इंडियन नेवी ने अनसक्सेसफुल कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स आप देख सकते हो। अरेबियन सी में ये किया गया है। वहाँ पे कहा गया एक शिप है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस शिप का नाम भी ध्यान रखिएगा, लीला नॉरफॉक इस शिप का नाम था। ठीक है, लीला नॉरफॉक। और इसमें 21 क्रू मेंबर्स थे, 21, जिसमें कि 15 जो है वो इंडियंस और बाकी दूसरे कंट्रीज़ के क्रू मेंबर्स थे और 15 इंडियन मेंबर्स थे। इसमें होता है कि एक मैसेज आता है, एक पोर्टल है UKMTO, यूनाइटेड किंगडम का ये पोर्टल है, मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पोर्टल पे मैसेज आता है, उसके बाद इंडियन नेवी अलर्ट हो जाती है। और INS चेन्नई अरबियन सी में ही था हमारा। INS चेन्नई को लेकर मार्कोस वार्निंग देते हैं कि आप यहाँ से आ जाइए, नहीं तो हम आज चारों तरफ से आपको घेर लेंगे। ठीक है, हम आपको बहुत ही देर से बार बार इंडियन नेवी ने उसको वार्निंग दी। उसके बाद वो जो 4-5 लोग थे जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए वो हाईजैक करके ऑब्वियसली वहाँ की सरकार से, यानी जो लोग वहाँ पे हैं उनको बंदी बनाकर सरकार से पैसे वहाँ पे डिमांड करते हैं ये लोग। ठीक है, एक तरह से किडनैप करते हैं, एक तरह से वो सब समुद्री लुटेरे हैं ये लोग, समुद्री डाकू हैं एक तरह से आप कहिए इसको। ठीक है, तो कुछ दिन पहले आपने होती रिबल के बारे में ही सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोमालिया का। ठीक है, मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा, सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारी मार्कोस, ये जो कमांडो है जिसको हम फुल फॉर्म अगर इसका बोलें तो मैरीटाइम मरीन कमांडोज, ये एक्टिव हो गई और फटाफट यहाँ पे जाकर इस शिप को इसने घेर लिया और शिप पे चढ़ गए ये लोग फटाफट, और जाकर ये हाईजैकिंग विफल कर दिया। वो लोग भाग निकले जैसे ही इंडियन नेवी ने वहाँ पे कदम रखा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होता है और ये बहुत बड़ा सक्सेस रहा इंडिया का, क्योंकि देखिए सोचिए कि अगर ये हाईजैक हो जाता ये शिप, तो फिर ऑब्वियसली ये पैसों की डिमांड करते गवर्नमेंट से इसको छोड़ने के लिए। अब ये मैप देखिए, ये है हमारा भारत और इसके वेस्टर्न साइड में आप अगर जाओगे तो आपको दिखेगा ओमान, फिर
यहाँ पे यूएई, और ये जो सी है ये पर्सियन गल्फ़ है, ठीक है। और इसके अगर इस साइड में अगर आप जाओगे, यानी कि साउथ वेस्ट, एक ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत आपको, अगर आप यहाँ से देखते हो तो साउथ वेस्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आपको गल्फ़ ऑफ एडन यहाँ पे दिखेगा, और साथ में रेड सी जो कनेक्ट करता है यहाँ पे मेडिट्रेनियन सी से, ठीक है। अब यहाँ से शिप कुछ भी लेकर, कोई भी सामान वगैरह लेकर गुज़रती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो हूती रिबल है, यमन का जो आधा पार्ट जो है वो साउथ वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हूती रिबल का कब्ज़ा है, ठीक है। और इस जो यमन के गवर्नमेंट है वो इतने पार्ट्स पे ही अपनी सरकार चला रही है, बाकी के पार्ट्स हूती रिबल्स वहाँ पे कब्ज़ा करके रखी है। और कहा जाता है कि हूती रिबल को बैक कौन करता है, इस हूती रिबल को सपोर्ट कौन करता है, इन्हें आर्म मतलब वेपन वगैरह कौन पहुँचाता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ बैठा है ईरान, ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब आजकल हो क्या रहा है, इज़राइल जो है गाज़ा में बमबारी कर रहा है। पूरा समझिएगा, ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो से लेकर मैं पूरा एक डिटेल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इज़राइल जो है गाज़ा पे बमबारी कर रहा है, एंड अब तक बताया जा रहा है करीबन 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बताया जा रहा है, ऐसा खबर आ रहे हैं। तो एक दयनीय स्थिति तो बनी हुई है, और इज़राइल रुकने को नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड में इज़राइल के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ईरान यहाँ पे बैक करता है हूती रिबल को। अब हूती रिबल ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी इज़राइल से लिंक्ड शिप होगी, यहाँ से गुजरेगी, हम उसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, उसको हम उड़ा देंगे, बॉम्ब कर देंगे, या फिर उसको हाईजैक कर लेंगे, ठीक है। तो इस डर से ना कुछ शिप जो है वो यहाँ से ना जाकर थोड़ा सा इधर से जा रही है, ये वाला नीचे वाले लाइन से जा रही है। और नीचे वाले में रहता है यहाँ पे है सोमालिया, और सोमालिया का शिप आप देख सकते हो, इसके कोस्ट लाइन देख सकते हो आप, कितना लंबा कोस्ट लाइन है। और इस कोस्ट लाइन, सोमालिया भी बहुत ही गरीब देश है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं ऐसे चोर चुहाड़ लोग क्रिएट हो चुके हैं, जो समंदर में जाते हुए शिप को ही लूट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इस पे क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ से जैसे ही इस तरफ से जाता है, ये लोग जाकर इसको वेपन वगैरह दिखाकर लूटने की कोशिश करते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ था, ये जो हमने बताया, लीला जो शिप थी उसके साथ। और फिर आईएनएस चेन्नई, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से गई ये शिप, यहाँ पे हमारी थी, और यहाँ से ये शिप यहाँ पे गई, और यहाँ पे कमांडो जो था हमारा मार्कोस कमांडो ने ये अपनी कमान संभाली और हाईजैक होने से बचा लिया शिप को। तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यमन और ये सोमालिया, ये बिल्कुल यहीं पे हैं। अब बीच में गल्फ़ ऑफ एडन है, यमन एंड सोमालिया के बीच में गल्फ़ ऑफ एडन ये आता है। ये पूरा अरबियन सी है, ये जो आपका देख रहे हो ये पूरा अरबियन सी है। नीचे इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, आप देख ही रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेंटस डीजी यात्रा एनरोलमेंट टेक्स ऑफ एज एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ साइन अप फ्लायर्स विदाउट देयर कंसेंट। अब डीजी यात्रा के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, डीजी यात्रा एक ऐप है, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप करवाया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये ऐप डेवलप किया गया है, डीजी यात्रा। डीजी यात्रा एक तरह से पेपरलेस आप कह सकते हो कि ये करने की व्यवस्था, यानी कि जैसे अब एयरपोर्ट से आप जाओगे, आप टिकट्स दिखाओगे, ये आप आईडी दिखाओगे, वो आईडी दिखाओगे, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे चेक आपको
चेकअप होगा, फिर एंट्री टू सिक्योरिटी चेकअप होगा, फिर एयरक्राफ्ट बोर्डिंग जो होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होता था वो डिजिटल हो जाएगा बिल्कुल। आप फेस के रिकॉग्नाइज करेगा, फेशियल रिकॉग्निशन से होगा। आप जैसे एंट्री गेट पे जाओगे तो क्या होगा कि आप आपका जो बोर्डिंग पास है वो सारा सारा कुछ बिल्कुल हो जाएगा, आपके फेशियल रिकॉग्निशन के साथ ही हो जाएगा। तो काफ़ी शुद्ध एक तरह से आप कहिए कि जो आइडेंटिटी मल्टीपल चेकअप्स होते हैं आइडेंटिटी का, वो मल्टीपल पॉइंट्स पे एयरपोर्ट पे, वो सारा कुछ आपको आसान करने के लिए दिया गया है। और भारत सरकार इसको बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती है डिजी यात्रा को। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न देखने को मिल रहा है कि डिजी यात्रा जो है कि एक डिजी यात्रा इनिशिएटिव बिंग अग्रेसिवली प्रमोटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये एक ऐप है विच अलाउज फॉर डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स प्रमोटिंग पेपरलेस एंड सिमलेस मूवमेंट थ्रू एयरपोर्ट्स वाज रोल्ड आउट एज एंटायरली वॉलंटरी प्रोग्राम इन दिसंबर 2022। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर जो है जैसे ही पास करता है एक जगह पे, तो वहाँ पे आपके डिजी यात्रा में लॉगिन करने का परमिशन मांगता है। ठीक है, वो बहुत ही इतना कम समय के लिए परमिशन होता है कि आपके बिहाफ पे जो है जो वहाँ का स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे, वही यस कर देता है। यानी कि जो ऑप्शन दिया जाता है यस और नो का, कि वो पूछता है कि आपके डिजी यात्रा में वन टाइम लॉगिन मैं कर सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जाकर जो वहाँ का स्टाफ है वो यस कर देता है, क्योंकि इतना कम समय के लिए वो मैसेज डिस्प्ले होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे कंसर्न है कि आपकी प्राइवेसी सेल हो सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार जो है यूएस की कंपनी ने ये कई बार डॉक्यूमेंट निकाला है, कई बार डेटा निकाला है कि जो इंडियन डेटा हैं वो बेचे जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। करोड़ों में इंटरनेशनल मार्केट में ये डेटा बेचे जा रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ पे जो है जितना भी कंसर्न है, यही मेन प्रॉब्लम है कि हम डिजिटल तो होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सिक्योर होने वाली बात है वो सिक्योरिटी हमारे यहाँ अभी तक नहीं डेवलप हो चुकी हुई है। ठीक है, हमारा डेटा जैसे कुछ टाइम पहले आधार का भी डेटा का सामने आया था कि इसका भी डेटा बेचा जा रहा है, किसी ने हैक कर लिया है। फिर एक बार जो कोविड-19 के लिए एक ऐप यूज़ करते थे, कोविड-19 के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन, हाँ, कोविन ऐप जो था उसका डेटा भी यूज़ किया जा रहा है। बाहर कोई चुरा ले रहा है डेटा। ठीक है, तो भारत सरकार डिजिटल करने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें कर रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा काम ये कर रही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आज के डिजिटल टाइम में सिक्योरिटी। क्योंकि अब जब पैसे आप जेब में लेकर चलते थे तो सड़कों पे चोर घूमते थे। ठीक है, अब आप पैसे डिजिटली लेकर घूम रहे हो तो ऑब्वियसली चोर भी अब डिजिटल ही आएंगे। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चुराया जा सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर इन कैप्टिविटी डाइज इन भोपाल। तो भारत का सबसे पुराना स्लॉथ बियर था जो भोपाल में मर गया। कौन से जू में? जू का नाम याद रखिएगा, पार्क एक्चुअली वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क में इस भारत का सबसे बूढ़ा स्लॉथ बियर जो था, जिसका नाम था बबलू, ये भी याद रखिएगा, इसका नाम क्या था? बबलू। और इसकी हाल में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तेलंगाना से। तो तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, मुलुगु ज़िला, वहाँ एक डिस्कवरी हुआ है पैलियोलिथिक टूल्स का। यहाँ पे आप पिक्चर आप देख पाओगे, ये पैलियोलिथिक टूल्स है। पैलियोलिथिक यानी पत्थर का, यानी पैलियोलिथिक जो एज था, स्टोन एज था, उस वक्त का ये टूल्स यहाँ पे मिला। उस वक्त जो
टूल्स यूज़ किया जाता था कि लकड़ियों को काटने के लिए या जानवरों को मारने के लिए, खाना बनाने के लिए जो आदि मानव इस तरह से यूज़ करता था, उतना पुराना ये पैलियोलिथिक टूल्स प्राप्त हुआ है, जिससे ये ह्यूमन के सेटलमेंट्स के बारे में समझने के लिए काम आएगा। कहा जा रहा है कि ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, करीबन 30 लाख साल पहले का, यानी पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। सबसे पुराना स्टोन एज भी कहा जाता है पैलियोलिथिक एज का, या फिर अर्ली स्टोन एज आप कह सकते हो, जो कि 33 लाख ईयर्स BC का यहाँ पे बताया जा रहा है। इट लास्टेड फॉर 10,000 ईयर्स, 10,000 साल तक रहा था। तो उतना पुराना ये हमें तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये टूल्स प्राप्त हुआ है। इसके ज़रिए अब जो साइंटिस्ट हैं वो इस समझने की कोशिश करेंगे यहाँ के हैबिटेशंस, ह्यूमन हैबिटेशंस के बारे में, ठीक है, इन तेलंगाना एंड सेंट्रल इंडिया में कैसा रहा था उस वक्त। अभी ये कहा कि 2023 में जब तेलंगाना में बाढ़ आया था तो उसी में देख के ये यहाँ पे आ गया था और ये प्राप्त हुआ है, ऐसा ये बताया जा रहा है। और फिर कहा गया था कि 1863 में 1863 जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जियोलॉजिकल सर्वे किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसने पाया एक पैलियोलिथिक साइट। इसका नाम कहाँ पे, अतिरम्पकम, ठीक है, क्या नाम था, अतिरम्पकम नियर मद्रास, चेन्नई, जिसको हम आज बोल रहे हैं चेन्नई में, जहाँ पे बायफेशियल हैंड एक्सेस थे। जो कुल्हाड़ी होती थी हाथ से पकड़ने वाला, वो दो धार वाला, दोनों तरफ से वो मारने वाला बायफेशियल था, मेड ऑफ स्टोन, जो कि पत्थरों से बनाया गया था, जो कि ऑब्वियसली अर्ली ह्यूमंस का ही ये काम है। द टूल्स आर अबाउट 15 लाख ईयर्स ओल्ड। ये तो अभी यहाँ पे 30 लाख ईयर्स ओल्ड बताया जा रहा है, और उस वक्त मिला था जो वो 15 लाख ईयर्स ओल्ड बताया गया था, और ये मद्रास में मिला था, ठीक है। पैलियोलिथिक कल्चर हैज़ बीन लेबल्ड एज मद्रास हैंड एक्स इंडस्ट्री और मदार्सियन कल्चर। तो यहाँ से ध्यान रखना है, पैलियोलिथिक टूल्स हमें प्राप्त हुआ है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना से, जो कि 33 लाख साल पुराना है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है, कैबिनेट गिव्स नोट टू पृथ्वी प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक पृथ्वी प्रोग्राम जो था, उसके लिए कैबिनेट ने यानी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और ये कितने रुपए, कितने करोड़, तो 4,797 करोड़ रुपए का अप्रूवल यहाँ पे मिला है। पृथ्वी प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, तो इम्प्रूव किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन होगा। ओशन का ऑब्जर्वेशन, जो जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ टू ट्रैक चेंजेस इन द प्लेट। डेवलप मॉडल्स डेवलप किया जाएगा टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट वेदर, ठीक है। तो ये सारे साइंटिफिक कार्य जो हैं वो पृथ्वी प्रोग्राम के अंडर आ रहे हैं। जैसे ओशन एंड क्लाइमेटिक हजार्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लोर पोलर एंड हाई एक्सिस रीजन्स ऑफ द अर्थ टू डिस्कवर न्यू फिनोमेनन एंड रिसोर्सेज, और डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल। फिर एक हमारा है डीप ओशन मिशन, तो उसके लिए ये सब चीज़ें, तो ये अप्रूवल दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो प्रोग्राम है उसमें कई सारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स शामिल हैं, बिल्कुल अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह। और ये सारा कुछ जो रिसर्च है ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही ये पृथ्वी प्रोग्राम है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ऑपरेशनल एक्टिविटी जो होगा वो कौन सी ये मिनिस्ट्री करेगी, ऑफ द मिनिस्ट्री आर कैरीड आउट बाय, ऐसे 10 इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे आपको रिटेन हैं, जो इस मिनिस्ट्री के लिए ये, यानी कि इस मिनिस्ट्री के अंडर ही ये आती है ये इंस्टीट्यूट। जैसे
They are the Indian Meteorological Department, the National Center for Medium Range Weather Forecasting, the Center for Marine Living Resources. ये सब मिल के ये सारा कुछ रिसर्च वगैरह करेगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट, इसरो जो हमारा स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेस्ट किया, फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम इन स्पेस has successfully tested 100 watt class polymer electrolyte membrane fuel cell based power system। ठीक है, क्या है? फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम है इन इट्स ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे? POEM3, पोएम। पोएम यानी कि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम ये होगा, विच वॉज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड PSLV C58 के थ्रू लॉन्च किया गया था। एंड द FCPS पेलोड इज साइनिंग एज इट्स पोटेंशियल application in India's space station, which is proposed to come up by 2035. During this short duration test 180, अब ये जो टेस्ट किया गया फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम, इसके शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट में देखा गया कि 180 वॉट का जो है पावर जनरेट हुआ है। किससे? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो स्टोर्ड था हाई प्रेशर वेसल्स में। एक हाई प्रेशर वेसल्स यहाँ पे लिया गया, तो स्पेस की बात यहाँ पे करी जा रही है। हाई प्रेशर वेसल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिल्कुल हाई प्रेशर इसमें रखा गया। इससे और भी चीज़ें अपनी मैकेनिकली चीज़ें की गई, और 180 वॉट का पावर जनरेट किया गया स्पेस में। और ये इसलिए काम आने वाला है क्योंकि इंडिया जो है वो 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन, ठीक है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, अपना पर्सनल। एक तो आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नासा का है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें रसिया का भी कंट्रीब्यूशन है। तो वो सब ने मिलकर वो स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। लेकिन अब चाइना खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, रसिया भी वहाँ से निकल गया इंटरनेशनल स्पेस, वो भी खुद बनाएगा। इंडिया बता रहा है कि हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो स्पेस स्टेशन में ऑब्वियसली पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे ये बहुत ही काम आने वाला है फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम। अब अगर हम कुछ करेंट अफेयर्स देखें तो पोइला बैसाख ये नया साल है, बंगाली न्यू ईयर इसको कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पोइला बैसाख के दिन को ही स्टेट डे डिक्लेयर कर दिया है, यानी बांग्ला दिवस डिक्लेयर किया है। और पोइला बैसाख जो है वो बैसाख महीना जो होता है, हिंदी का जो बैसाख महीना, उसके पहले दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये लगभग अगर इंग्लिश महीने में देखें तो अप्रैल के महीने में आता है, करीबन 14 या 15 अप्रैल को ये पोइला बैसाख आता है। तो इस दिन अब जो है बंगाल में बांग्ला दिवस ऑब्ज़र्व किया जाएगा। एक चीज़ और साथ में देखते चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को एक स्टेट सॉन्ग यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का ही ये लिखा हुआ है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। और तो इसको ये राज्य सॉन्ग डिक्लेयर की है, जो कि जिसका मतलब क्या है, बांग्लार माटी बांग्लार जल का, द सॉयल ऑफ बंगाल द वाटर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की मिट्टी और बंगाल का पानी। और एक अमार सुनार बांग्ला, को पता है, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट है भारत का पहला एक क्रेडिट पास
लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने। बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इसने लॉन्च किया है क्रेडिट पास। ये ऐसा क्रेडिट पास है जिसको अगर कस्टमर अप्लाइड करता है लोन के लिए, अगर वो पहले यानी पास्ट में लोन अप्लाई कर चुका है और फ्यूचर में उसको लोन और लेना है, ठीक है, तो वो इस क्रेडिट पास के लिए एलिजिबल है और वो यहाँ पे अप्लाई करके और फ्यूचर में भी लोन यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक आते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं संजीव खन्ना को। और नालसा क्या है? नालसा एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बल्कि इसको एक्ट के थ्रू लाया गया है, ठीक है। ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो बात अब है अरुणाचल प्रदेश की। तो आपको मालूम होगा अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है जिसको हम उगते सूर्य का राज्य कहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। एक तो है आदि केकिर, वो एक अदरक है, और एक हैंडमेड कारपेट जिसको तिब्बतन सेटलर, जो तिब्बत के जो निवासी थे, वो जब जाकर अरुणाचल प्रदेश में निवास कर गए और परमानेंटली सेटल हो गए, उनके द्वारा एक कारपेट बनाया जाता है, उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर वांचू वुडन क्राफ्ट है जो कि टोबैको पाइप्स, एक तरह से आप कह सकते हो कि तंबाकू का पाइप है वांचो वुडन क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इन तीनों को जीआई टैग मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के ऐसे 8 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। और साथ में वेस्ट बंगाल की हम अभी बात कर रहे थे। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है 1 वैशाख को बांग्ला दिवस। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल के प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला है काडियाल साड़ी। एक साड़ी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत साड़ी, कादियाल साड़ी, जो कि मुझे वहाँ के मुजफ्फरनगर में ज़्यादातर ये बनाया जाता है कादियाल साड़ी। तो इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग जो देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे स्थित है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। दिल्ली, चेन्नई, देहरादून और 4th में गुजरात। ये 4 ऑप्शंस हैं। बताइए कि जीआई टैग जो देने वाले इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है राहत वाणी केंद्र। इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है राहत वाणी केंद्र। किस लिए? टू एनहांस द स्टेट्स रेजिलियंस इन मल्टी हजार्ड सिनेरियोज बाय प्रोवाइडिंग टाइमली अलर्ट्स, रिलीफ, कोऑर्डिनेशन एंड कंपनसेशन टू विक्टिम्स। अब बात है कि मान लो कि बहुत सारा एक ही बार हजार्ड्स आ गया, उधर बाढ़ भी आया हुआ है, भूकंप वगैरह भी आ गया अचानक से, तो हर मल्टीपल चीज़ों में लोगों को जल्दी से टाइमली अलर्ट्स हो, लोगों को रिलीफ पहुँचे, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन उन तक पहुँचाया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए, ताकि एक कोऑर्डिनेशन सब में बना रहे, उसके लिए एक राहत वाणी केंद्र शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला है बीच गेम्स 2024। ये भारत का पहला ऐसा बीच गेम्स है, ठीक है। इससे पहले यानी इसी साल 2024 को ही ये 4 जनवरी से 11 जनवरी को ये चलेगा और ये पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज़ किया गया है बीच गेम्स 2024। और ये कहाँ पे, किस बीच पे? तो घोघला बीच आपको मिलेगा। दमन एंड दीव जो है वहाँ पे दीव में आपको मिलेगा घोघला बीच। आपको मालूम होना चाहिए कि दमन एंड दीव जो है ये पार्ट है अब नगर हवेली का, यानी दादर
एंड नगर हवेली का ही पार्ट है दमन एंड दीव। अब ये टोटल ये मिलाकर दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये पूरा मिलाकर अब हम कहेंगे एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। और इस बीच गेम्स में 8 तरह के गेम्स यहाँ पे खेले जाएंगे और चीफ गेस्ट के तौर पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनुराग ठाकुर थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन एंड करेंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह से ही आगे कंटिन्यू किया जाए, तो इस पे भी बताइएगा लाइक कमेंट करके। और साथ में अगर आपके पास कोई सजेशन हो, अगर आप चाहते हैं देना, तो ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।